हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। राजधानी दिल्ली की सूरत बदलने और ट्रैफिक के जंजाल से मुक्त करने के लिए दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 यानी 2041 का मसौदा सामने आया है। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2041 तक दिल्ली की आबादी 2.6 करोड़ से बढ़कर 2.92 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ हो जाएगी। आबादी की जरूरतों को देखते हुए ही प्रस्तावित प्लान तैयार किया गया है। अगले 20 साल में दिल्ली के विकास के मकसद से तैयार किए गए दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के मसौदे के अनुसार किराए के लिए किफायती आवास, पूरी सुविधाओं वाले रिहायशी क्षेत्र और छोटे प्रारूप वाले मकान राष्ट्रीय राजधानी में आवास विकास के प्रमुख बिंदु होंगे। दिल्ली को अगले 20 साल में 24 आवर सिटी बनाने का प्लान है। मास्टर प्लान के मसौदे को सार्वजनिक करके आम नागरिकों से आपत्ति और सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर ने वर्ल्ड सिटीज की एक रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक भारत 7 मेगा सिटी वाला देश होगा, जिसमें प्रत्येक मेगा सिटी में 96 लाख जनसंख्या होगी कम से कम। इन 7 मेगा सिटीज में आबादी के मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर होगा और ऐसे में सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे आबादी के लिहाज से यहाँ के संसाधनों को बढ़ाया जाए। और अगर राजधानी दिल्ली में आबादी और संसाधनों का बेहतर संतुलन नहीं कायम हुआ, बल्कि हम सिर्फ दिल्ली ही नहीं तमाम और मेगा सिटीज की बात करें, अगर वहां आबादी और संसाधनों का बेहतर संतुलन नहीं कायम हुआ तो जाहिर है कि लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आज हम देखें तो देश में फिलहाल 5 मेगा सिटीज हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। आज देश देशांतर में हम मेगा सिटीज और फ्यूचर रोड मैप को लेकर बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है प्रोफेसर के.टी. रविंद्रन, अर्बन प्लानर, सीनियर एकेडमिक एडवाइजर, RICS स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरमेंट। साथ ही मेरे साथ है सुधीर कृष्णा, फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रोफेसर रविंद्रन, पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो दिल्ली मास्टर प्लान 2041 आया है, इसमें आपको क्या बड़ी बातें लग रही हैं? कितना ये भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रभावी प्लान लग रहा है? इसमें ये अभी जो दिल्ली का मास्टर प्लान जो आया है उसमें एक मेजर डिपार्चर है कि इसको DDA के अंदर तैयार नहीं किया गया है। इसको NIUA के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा तैयार किया हुआ है। ऑफ कोर्स DDA का भी इंटरेक्शन हुआ था उसके साथ काफ़ी सारे, तो इसीलिए इसमें कुछ रेगुलर स्टैंडर्ड थिंकिंग के अलावा कोई नए थिंकिंग भी आया हुआ है। ठीक है। इसमें
मेन चीज ये है कि ये जो प्लान का प्रिपरेशन जो है वो 4 साल से चल रहा है, और इस 4 साल में जो स्थिति थे हमारे शहर के, अभी का जो स्थिति है उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि अभी कोविड के द्वारा जो लॉकडाउन और कोविड वगैरह हुआ है, उसके द्वारा कोई नए लेसन्स भी हमारे सामने आ रहा है, जिसको भी इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि अभी अभी जो प्लान प्रिपेयर कर दिया है और करके इंटरेक्शन के लिए बाहर छोड़ रखा है लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, इसको हम इंटरेक्शन ऑफ कोर्स प्रोसेस चलना होगा, लेकिन उसके अलावा ये कोविड और इसके माध्यम से हमने जो सीखा है, नए लेसन्स जो सीखा है शहरीकरण के बारे में, उसका इनकॉर्पोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है रविंद्र सर, आगे आगे जो तमाम पहलू हैं उस पर भी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। एक शुरुआती कमेंट में सुधीर कृष्णा सर से लेना चाहूंगी। सर, आपकी राय क्या है? रविंद्र सर कह रहे हैं कि महामारी के बाद खासकर तमाम लेसन्स हैं जो हमने सीखे हैं उसे इनकॉर्पोरेट करना भी ज़रूरी है। आपकी राय में हम देखें मेगा सिटी की जो बड़ी समस्याएं हैं फिलहाल, उस पर मास्टर प्लान में कितना फोकस नज़र आ रहा है? वैसे तो भारत में अन्य मेगा सिटी भी हैं, लेकिन दिल्ली की एक विशेषता है और वो ये है कि ये हिस्टोरिकल सिटी भी है। इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और राजनीतिक महत्व इस माने में है कि देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है। तो इसके अलावा यहाँ पर अन्य सुप्रीम कोर्ट भी है यहीं पर, और बहुत से अनेकानेक राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। इस करके इसका महत्व, दिल्ली का महत्व और मेगा सिटीज़ में अपनी जगह यूनिक, अनूठा है। और इसको ध्यान देते हुए हमें ये देखना है कि ये मास्टर प्लान हमारी आवश्यकताओं को किस तरह पूरा कर पाएगा। एक नया परिप्रेक्ष्य भी आया है दिल्ली के लिए विशेषकर, और वो ये है कि दिल्ली की जनसंख्या की बढ़ोतरी घट रही है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली जो 50% डिकेडल हुआ करता था फ्रॉम 51 टू 2001, वो 2001 से 11 के दशक में घट के 21% हो गया। और अब जो है दिल्ली में बहुत से लोग पेरिफेरल एरिया से, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ रह रहे हैं और दिल्ली आ रहे हैं। ये एक उभरती हुई एक फ्रेमवर्क है, उभरता हुआ फ्रेमवर्क, जो दिल्ली को कंटेन करना पड़ेगा कि लोग सुबह आए दिल्ली और शाम को चले गए दिल्ली से, तो दिल्ली में दिन भर रहेंगे। पर्यटक तो आएंगे ही, पर्यटक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन वर्कफोर्स भी यहाँ मोबाइल वर्कफोर्स भी रहेगी जो कि एनसीआर से आएगी। तो ये एक चैलेंज जो है वो भी दिल्ली को समझना होगा। और तीसरा चैलेंज जो दिल्ली के सामने बहुत बड़ा है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो हर एक चीज़ों के लिए, हर एक चुनौतियाँ जो है उसके लिए मास्टर प्लान में कुछ प्रयास, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है, हर चीज़ के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मगर मैं ये कहूँगा कि दिल्ली के मास्टर प्लान में एक विजन जो है उससे ड्राइव करना पड़ेगा। मास्टर प्लान को एक परिप्रेक्ष्य में, एक विहंगम जो विजन होता है उससे ड्राइव करना पड़ेगा। ये इन सीटू डेवलपमेंट और इन सीटू विजन से ज़्यादा ज़रूरी है रीजनल विजन, हिस्टोरिकल विजन, सोशल विजन। ये सब देखते हुए हमारा सोशल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी 4000 पर स्क्वायर किलोमीटर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का विल बी 35,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कहने को सब दिल्ली है, लेकिन दिल्ली में विषमताएं, इंट्रा एनसीटी विषमताएं भी बहुत हैं। कहीं झुग्गियों की भरमार है और कहीं लटियन दिल्ली आप देखेंगे तो इतना सुंदर है कि अगर आप पता नहीं चलेगा कि हम दिल्ली में हैं या किसी विदेश के शहर में हैं, इतना सुंदर भी बन गई। तो सब कुछ है हमारे दिल्ली में मॉडल की तरह से, और समस्याओं, चैलेंज के लिए भी। इन दोनों को मिलाते हुए हमें देखना है कि 41 तक हम जो चुनौतियां हैं उसको कैसे हम मीट कर सकेंगे, उनका समाधान कैसे कर सकेंगे, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएं कैसे। स्ट्रेंथ दिल्ली में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने कहा नेशनल कैपिटल, हिस्टोरिकल, बहुत ही मुख्य शहरों में से भारत के दिल्ली है। इन सब को हमें आगे बढ़ाना है। ये मैं अभी कहूँगा, फिर आगे चर्चा में और बातें बताऊँ। बिल्कुल,
तो आपने तमाम बड़ी बातें कही हैं और जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की आपने बात कही है उसे लेकर भी मैं देख रही हूँ प्लान में कुछ बातें कही गई हैं जिस पर हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन सुधीर सर, आपने जो कहा कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, वहाँ अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, और आपने कहा कि अब ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में जो सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो एनसीआर की हम बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, बाकी जो इलाके हैं वहाँ से लोग आते हैं दिल्ली और काम करके जाते हैं। कुछ कुछ इस तरह की तस्वीर ज़्यादा बन रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ देखूँ तो आवास को लेकर जो एक समस्या है दिल्ली में वो हमेशा से रही है, और किफ़ायती आवास को लेकर हम देखें तो दिल्ली जाहिर तौर पर अपने आप में काफ़ी महंगी है। प्रोफेसर रविंद्रन, अगर किराए पर किफ़ायती आवास और वो भी पूरी सुविधाओं और रिहायशी क्षेत्र और छोटे प्रारूप वाले मकान, यहाँ पे अब जो आगे प्लानिंग की जा रही है वो खासा फोकस होने वाला है, और जहाँ काम कर रहा है व्यक्ति उसके पास ही उसको अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया हो जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। तो ये कितना बड़ा कदम साबित होगा, क्योंकि ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, उसको भी इससे कहीं ना कहीं रिलेट करना होगा। तो इसमें प्लानिंग आपको कैसी नजर आ रही है आवास को लेकर? ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक ही जगह में वर्क और होम और रिक्रिएशन का फैसिलिटी एक ही जगह में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे आपने बोला कम्यूटेशन काफ़ी कटेगा इसमें से, तो दिस इज certainly a futuristic vision and we have to move towards that. Now, लेकिन उसके लिए हमारे पुराने शहर जितना है उसका सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारे पास। पुराने शहरों की स्ट्रक्चर ऐसे ही थे, लोग एक जगह में रहा, उसके कोर्टयार्ड में काम किया और सामने दुकान में उसको भेजा। या अगर प्रोफेशनल लोग हैं तो उसके प्रैक्टिस और उसके जो भी उसका एक्टिविटीज़ थे वो भी उसके अंदर अंदर सेटलमेंट के अंदर अंदर में रह ही रहा है। तो ये बहुत अच्छे लेसन्स हमारे पास है इसके बारे में हमारे पुराने शहरों में। इसलिए एक चीज़ ये मास्टर प्लान में बहुत अच्छे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज के लिए काफ़ी अटेंशन दे रखा है। दिस इज़ वेरी पाथ ब्रेकिंग थिंग। इस अटेंशन को हम पुराने शहर के अर्बन रिन्यूअल के लिए करके डाइवर्ट करना चाहिए। जो कंजर्वेशन पॉलिसी जो है, इट शुड नॉट बी मॉन्यूमेंट सेंट्रिक बट इट शुड बी सेटलमेंट सेंट्रिक। तो वो जो अगर ये पॉलिसी लाया तो हमको काफ़ी सारे लेसन्स उसके अंदर ही एम्बेडेड है, पुराने शहर के अंदर एम्बेडेड है, हमको सीखने के लिए मिलेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ कि जैसे सुधीर कृष्णा साहब ने अभी एनसीआर के बारे में बात किया, तो इसके बारे में भी अगर हम दिल्ली के मास्टर प्लान बोल के बहुत बड़ा मास्टर प्लान निकलता है, लेकिन दिल्ली जैसे उन्होंने बोला सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली इज एनसीआर। अभी जो इंटरडिपेंडेंसी जो है इतना बढ़ गया है, फॉर वर्क, फॉर होम, फॉर स्टे, फॉर एंटरटेनमेंट, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस इंटरडिपेंडेंसी को लेके हमको आगे जाना पड़ेगा। अभी आप देखिए, अभी क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो दिल्ली में इतना असर अभी तक नहीं पड़ा है, लेकिन सूनर और लेटर वो दिल्ली में भी पहुंचेगा। अभी तो हिमालयस में चालू हो गया है, कोस्टल एरियाज में चालू हो गया है, हिंदुस्तान के चारों तरफ से चालू हो गया। अभी स्लोली रीच दिल्ली ऑल्सो, बिकॉज नेचुरल सिस्टम सारे इंटरकनेक्टेड है, आइसोलेटेड नहीं है। सो जब वो दिल्ली में पहुंचेगा और ये जब हमारे विलेजेस में मिलेगा, तब माइग्रेशन रेट जो अभी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। माने जो माइग्रेशन प्रोजेक्शन जो हमने बनाया है उससे भी बहुत ज़्यादा इन माइग्रेशन होने का चांसेस है, क्योंकि देयर विल बी डिस्ट्रेस माइग्रेशन ऑफ क्लाइमेट रेफ्यूजीज फ्रॉम रूरल एरियाज इनटू बिग सिटीज। तो if such a situation comes, Delhi has to be planned not to absorb all these people, but to spread them across NCR. तो ऐसे पूरे NCR में इसको
माइग्रेशन को ऑब्जॉर्व करने का, दैट मीन्स जॉब क्रिएशन इन द ऑल दोज प्लेसेस, दैट हैज टू बी द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव प्लान. It should not be only a plan to improve Delhi and increase the footfall in Delhi and increase the investment in Delhi. NCR में पूरे जितने भी शहर हैं उसमें सब जॉब डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगा. तो NCR प्लान तैयार करना बहुत ही जरूरी है in the light of the new situation of climate change and COVID. ठीक है. सुधीर सर, आगे बाकी मेगा सिटीज़ को लेकर भी मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि जो जल संकट की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और ये प्लान 20 साल बाद तक की प्लानिंग को लेकर चल रहा है. पानी की समस्या को लेकर वो सबको आपूर्ति हो, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति पानी की खपत 60 गैलन प्रतिदिन से घटाकर 50 गैलन करने की योजना बनाई गई है. साथ ही जो मैंने यातायात और ट्रैफिक की बात की, इसके अलावा प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या दिल्ली में रही है, और साथ ही साथ आपने जो कल्चरल और साथ ही हेरिटेज की बात करी है. ये तमाम अलग अलग पहलुओं पर आपको ये प्लान में विजन किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक पानी की बात है तो इन्होंने प्लान में कहा है कि वो वाटर कंजम्पशन जो है उसको 62 मिलियन गैलन पर कैपिटा पर डे से घटा के 50 करेंगे, ऐसा कुछ नंबर. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको करने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये विजन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पानी बहुत है, 50 गैलन पर डे बहुत होता है पानी. और अगर उसका सदुपयोग किया जाए और उसको वहीं यूज उपयोग करें जहाँ पर पीने के पानी का जो स्वच्छ जल है ये बहुत मेहनत से और बड़े खर्चे से बनाया जाता है. तो जहाँ पर स्वच्छ पीने के पेय जल की आवश्यकता नहीं है और यूज उपयोग करने की, वहाँ ना किया जाए, ये बहुत आवश्यक है. जैसे गार्डनिंग है, बागवानी के काम में, या लॉन या पार्क जो है उसके रख रखाव में, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, या इंडस्ट्रियल कूलिंग एक्टिविटी में पेयजल की आवश्यकता नहीं है. यहाँ शुद्ध जल जो पिया जा सके उसको नष्ट ना करें तो ऑटोमेटिकली बहुत पानी की बचत होगी. एक तो ये, और दूसरा ये है कि मीटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली में पानी बहुत हद तक कई जगहों पे फ्री भी दे रहे हैं, मुफ्त में. तो अगर मीटर ठीक से नहीं है, हालांकि मीटरिंग की व्यवस्था का भी कदम उठाया गया है जल बोर्ड के द्वारा, और तो लेकिन अगर मीटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो फ्री पानी मान लीजिए अगर है तो किसको चिंता होगी कि पानी का नल बंद करे. तो इसलिए मीटर लगाना बहुत आवश्यक है, और मीटर के हिसाब से ही तब 50 गैलन को पानी देना चाहिए. और आपको ये बताऊं मैं कि जब हमने मीटरिंग पर मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय ने जोर देना शुरू किया 2013-12, जब से अभी भी चल रहा है प्रयास और आगे भी बढ़े हैं. सबसे पहला शहर नागपुर था जिसने की 24/7 सप्लाई, जो सपना था उस समय शहरों में, सबसे पहले वो आगे बढ़े और पीपीपी मोड में उन्होंने 24/7 सप्लाई शुरू किया, जो मीटरिंग के साथ में. और साहब जो टारगेट है हमारा, स्टैंडर्ड है 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, वो देना शुरू किया. लेकिन लोग ले ही नहीं रहे थे उतना पानी, क्योंकि मीटर लगा हुआ है और उनको ध्यान है कि अगर मीटर में पता चल रहा है कितना खर्च कर रहे हैं और पैसे बचेंगे, अगर हम पानी कम खर्च करें तो लोग 100 से भी कम खर्चा करने लगे, पानी लेने लगे पानी. ये नहीं कोई प्यासा था. आप सोचिए 100 लीटर बहुत होता है, 50 गैलन एक आदमी के लिए. परिवार में 5 लोग हुए तो 250 गैलन पानी बहुत है. इसलिए ये बात बहुत ज़रूरी है. इन्होंने टारगेट बहुत अच्छा रखा है डीडीए ने, लेकिन उसको कार्यगत करने के लिए जैसे एक मीटरिंग की आवश्यकता होगी, दूसरे कुछ हद तक उसमें चार्ज लगाना भी आवश्यक है. फ्री पानी देना जो है वो मेरे ख्याल से उसको रिव्यू करना भी ज़रूरी है. ये तो इसकी बात थी. और जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, आपने कही ट्रैफिक कंजेशन की, वो देखिए हर जगह आपने कहा ये कि जहाँ रहते हैं वहीं पर काम हो, ये मेरे ख्याल संभव नहीं है. जहाँ रहते हैं वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी हो कुछ हद तक, प्राइमरी बेसिक वो तो हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन काम की जगह कैसे? क्योंकि एक परिवार में 4 लोग 3 लोग काम करते हैं, तीनों 3 दिशा में जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं. तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये तो संभव नहीं है कि जहाँ रहते हैं उसी के अड़ोस पड़ोस में काम हो. छोटे मोटे काम होंगे. लोग आज के महत्वाकांक्षी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग दूर दूर जाते हैं, जाना भी चाहिए. तो ज़रूरत है प्रॉपर मोबिलिटी प्लान की, मोबिलिटी फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड मोबिलिटी फैसिलिटी. जैसे कि आप घर से निकले तो थोड़ा वॉक करने के लिए वॉकवे साफ़ सुथरा होना चाहिए. एक 100-200 मीटर आदमी वॉक करे. पब्लिक बाइसिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, जहाँ से बाइसिकल लिया
और बाइसिकल लेन होना चाहिए, जो कि है सारे प्लान में, जगह जगह झलक दिख रही है उसकी। और मेट्रो स्टेशन पहुंच गया, वहां पार्क कर दिया उसको, उसका पेमेंट किया और मेट्रो में बैठे और अपने काम पर पहुंच गए। तो ये होना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लानिंग, मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लानिंग, ये बहुत ज़रूरी है और उसको कार्यगत भी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिल्ली के लिए एक और जो है ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज के लिए, ट्रैफिक कंजेशन चैलेंज के लिए ये समस्या। और तीसरी तो आगे मैं बताऊंगा, अभी तो दो बातें मैं कहता हूँ। ठीक है, ठीक है। और बहुत संक्षेप में अब आगे मैं कमेंट्स लेना चाहूंगी क्योंकि समय कम है और पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। प्रोफेसर रविंद्रन, आपने एनसीआर के विकास की बात की और एक कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच किस तरह से होना चाहिए अगर हम मेगा सिटीज़ की बात करते हैं। वह सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की ही नहीं बल्कि आगे आने वाले समय में जो हमारी मेगा सिटीज़ हैं उनका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और पानी की, प्रदूषण की, अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जो साथ ही साथ एक बड़े चैलेंज के रूप में भी हमारे सामने होंगी। अगर मैं मोटे तौर पर देखूं तो वर्तमान जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लगभग 31% शहरों में बसता है और जीडीपी में देखें तो 63% का योगदान है। और ये जो उम्मीद है कि 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% होगा और जो जीडीपी में इसका योगदान होगा वो 75% तक का होगा। और इसके लिए तमाम तरह के, चाहे वो भौतिक हो, संस्थागत हो, सोशल हो यानी सामाजिक हो, या फिर आर्थिक बुनियादी ढांचे हों, इसका बहुत बड़े स्तर पर हमें विकास की आवश्यकता होगी। तो मेगा सिटीज को लेकर तमाम अलग अलग मिशन भी हैं। जो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की आप बात कर रहे हैं वो चाहे केंद्र के लेवल पर हो, राज्य के लेवल पर हो या फिर लोकल बॉडीज के लेवल पर हो, क्या वो अप्रोच फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है? आगे दिशा किस तरह की दिख रही है आपको? इसमें आप देखिए, मैं दोबारा कोविड का एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है। इसमें देखिए, ये जब ये लॉकडाउन फर्स्ट अनाउंस हो गया था, we have seen that thousands of people, lakhs of people have started migrating out of cities. Yeah? उसमें एक important चीज जो दिखाई दे रहा है कि is the imbalance of regions. जो बड़े बड़े शहर है, मेगा सिटीज है, सारे all the capital is accumulated in mega cities and the rural areas and the hinterlands are depleted of wealth. इसलिए तो वो लोग काम करने के लिए मेगा सिटी में आ रहा है। या यू वुड टेक अ स्टेट लाइक केरला, so people are migrating from Bengal, Bihar, Orissa, UP to Kerala. जैसे केरला के लोग भी इधर आ रहा है काफी सारे। दिल्ली में ही 1 मिलियन के ऊपर केरलाइट्स है, सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर। लेकिन जैसे जॉब वो सीख कर रहा है, जैसे जॉब दूसरे लोग जो केरल में आता है वो लोग सीख कर रहा है, इसमें फर्क है बहुत। और एक चीज एक दिखाई दे रहा है कि जो वेल्थ इम्बैलेंस जो है हमारे शहरों में वो बहुत बढ़ गया है। इस वेल्थ इम्बैलेंस को लेके कुछ बैलेंस्ड रीजनल प्लान्स तैयार करना बहुत जरूरी है। ये बैलेंस्ड रीजनल प्लान अगर बना है तो इतने सारे लोग एक जगह में माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको काम अलग अलग जगह में मिल जाएगा। इसके लिए वी नीड अ कॉम्प्रहेंसिव अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी। ये जो 1988 के बाद हिंदुस्तान में एक प्रॉपरली प्रिपेयर्ड कॉम्प्रहेंसिव अर्बन डेवलपमेंट स्टडी नहीं हुआ है। छोटे छोटे डॉक्यूमेंट लाया हुआ है अर्बनाइजेशन को डील करने के लिए। वो सब अच्छे डॉक्यूमेंट्स है, वेरी वेल इंटेंडेड, बट बड़ा प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं कर रहा है। जितना भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये लॉकडाउन के बाद हमारा समझ में आया कि इतने सारे फिशर्स है हमारे सिस्टम में कि हमारे इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग और फिजिकल डेवलपमेंट के प्लानिंग हैज टू टेक प्लेस टुगेदर। दैट हैज नॉट बीन हैपनिंग। सो इफ जब तक हम लोग ये मास्टर प्लान, बड़े बड़े शहर के अच्छे मास्टर प्लान, अच्छा प्लान है, प्लान इज वेरी गुड, इंटेंशन इज वेरी गुड, देयर आर मेनी न्यू इनोवेटिव थिंग्स इन इट, दैट्स वेरी गुड, बट that is insufficient to deal with the problem of habitation. So if you look at the whole of India and the situation of megacities across India,
all of them have a huge working population who's suffering and massive accumulation of wealth on one hand. And उसके अलावा because of the massive accumulation of wealth, we are expanding land use. जितने भी तालाब है, वाटर बॉडीज है, सबको बंद करके हमने उसके ऊपर हाउसिंग बना दिया है सब शहर में. So इस कारण से मेगा सिटी इन इंडिया इज टुडे फ्लडिंग because of the wrong type of development we are promoting. ठीक है. Because it's generating more and more wealth in these places. लेकिन उसके प्राइस कौन दे रहा है? उसके प्राइस is being given by the whole population. Entire economy is set back by many years by one flood. ठीक है. दिल्ली में इतना ज्यादा फ्लडिंग नहीं हो रहा है क्योंकि दिल्ली is a more or less planned city. एंड दिल्ली में जो प्रॉब्लम हुए थे वो सब आजू बाजू में नोएडा में गुड़गांव में वगैरह अब्सॉर्ब हो गया है काफी सारे. ठीक है. ठीक है. तो दिल्ली है सेव सबवे बाय दीज सिटीज. ठीक है. रविंद्र सर ने जो बातें कही हैं सुधीर सर, उन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं इंटेंशन सही है, प्लान अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा और जो समन्वय होना चाहिए क्या वो उतना हमें नजर आ रहा है? बाकी देशों में किस तरह की स्थिति है? अगर हम मेगा सिटीज की बात करें और उनके लिए फ्यूचर रोड मैप की बात करें तो क्या हमें देखने को मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ये सवाल भी मन में आता है कि शहरों का जो विस्तार हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉपर्टी डेवलपर्स जो हैं उनसे प्रेरित है. तो ये सवाल भी तमाम उठते हैं. स्मार्ट सिटी मिशन की बात करूं, अटल मिशन की बात करें तो कहीं ना कहीं इंटेंशन सही नजर आ रहा है, प्लानिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या बड़ी कमियां आपको नजर आती है या क्या बड़े चैलेंजेस हैं जिन्हें अभी हमें ध्यान में रखना होगा? जी, एक बड़ा चैलेंज ये है, सबसे बड़ा है इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी, जो कि मैंने पहले ही कहा कि मैंने तो केवल जनसंख्या की बात बताई कि दिल्ली का एवरेज 11,000 पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो नई दिल्ली में 4,000 है और कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 35,000 है. तो इसका मतलब ये तो इकोनॉमी में भी ऐसे ही है. झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया हैं वहाँ पर कैपिटा इनकम जो कि हिसाब किताब ठीक से है नहीं, लेकिन बहुत कम है क्योंकि वहाँ पर लोग लोअर लेवल की एक्टिविटी में लगे हुए हैं. और जो वेल्दी हैं, जो अच्छी इनकम वाले हैं, वो न्यू दिल्ली एरिया में वगैरह वगैरह आप देखेंगे, औरंगजेब रोड है या शाहजहाँ रोड है वगैरह. तो ये विषमता को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता, जो विदेशों को ही अगर हम लेसन लेने की बात आपने कही, तो स्थानीय निकायों को मजबूत करना होगा, उनको आगे लाना होगा कई मायने में. म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं, तो हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ जो दिल्ली में अच्छी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और मैंने उनके कार्य को देखा है निकट से. उनकी शक्ति बहुत है, क्षमता बहुत है करने की, और उस क्षमता को एक्सप्लॉइट करें अगर, उसको मार्गदर्शन दिया जाए तो बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो जनता से और करीब हो गई. देखिए, एक डीडीए पूरे दिल्ली के लिए है, जबकि 5 म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं दिल्ली में जो जनता के और करीब हुई, और उनके अंतर्गत भी बहुत से और भी व्यवस्थाएं हैं. तो शासन को अगर हम जनता के करीब लाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो ये मास्टर प्लान जो है और यथार्थवादी होगा और इसके जो उद्देश्य की पूर्ति में आसानी होगी. ये मैं आपको एक स्थूल सुझाव दे रहा हूँ, उसके डिटेल्स तो निकाले जा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. यानी जैसे सरकार भी हमेशा कहती रही है कि जो कोशिश है वो सिर्फ मकान देने की नहीं है, बल्कि पूरा जीवन जीने के लिए उचित माहौल देने की है. तो कहीं ना कहीं हमें प्लानिंग में वो नज़र आ रहा है, लेकिन जो समग्र विजन है उस पर थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा. सबको साथ मिलकर और एक तरह से मजबूती से आगे बढ़ना होगा, ये हम कह सकते हैं. सुधीर सर आपका, प्रोफेसर रविंद्रन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए. इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही. इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं आप. अच्छे से अपना ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए. नमस्कार.